हेलो दोस्तों। एक और अच्छी स्टोरी शैतानों का शिकारी। काफ़ी खोजा सर्च किया, उसके बाद से अच्छा लगा। ये इसका टाइटल कवर है और उम्मीद करते हैं कि स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। ये मनोज कॉमिक्स के उस समय के ऐड जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते थे। नवाब टीटा, सोटा, ब्लैक टाइम्स, डार्कटेल सीरीज़ एक बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ निकली थी जो हॉरर सस्पेंस बहुत यूनिक स्टोरीज लिखा जाता था। वैसी स्टोरी कोई आज तक नहीं लिख पाया। आइए, ये डार्क सीड जो है फॉरेन कॉमिक्स का एक बहुत पॉपुलर विलेन। उधम सिंह, तुम्हें अब इस जेल में 14 वर्ष काटने हैं। मैं आशा करता हूँ कि तुम यहाँ के नियमों का पालन करोगे। पहाड़पुर सेंट्रल जेल में उधम सिंह नाम के एक खूंखार अपराधी को लाया गया। ले जाओ इसे और लॉकअप में डाल दो। और उधम सिंह को जिस लॉकअप में रखा गया वहाँ पहले से ही 4 कैदी बंद थे। चलो अंदर। सिपाही के जाने के बाद, मेरा नाम उधम सिंह है, मैं जागीरा हूँ। मेरा नाम सिक्का है, मुझे माधव सिंह कहते हैं और मैं दिलावर हूँ। हम चारों 6 महीना से यहाँ बंद है। किस अपराध में? हत्या और डकैती। मुझे भी 2 हत्याओं के अपराध में उम्र कैद हुई है, मगर जेल में रहने का मेरा कोई इरादा नहीं है। फरार होने का इरादा है? हाँ, फरार तो हम भी होना चाहते हैं। तुम चारों? हाँ उधम सिंह, लेकिन समझ नहीं आता कि जेल किस प्रकार तोड़े। अगर मुझे एक स्टेन गन मिल जाए तो मैं तुम सबको यहाँ से निकाल सकता हूँ। स्टेन गन कहाँ से आएगी? कॉरिडोर में रात को जो संतरी पहरा देता है उसके पास स्टेन गन होती है। तो आज रात हम उस संतरी से स्टेन गन छीनने की कोशिश करेंगे। रात 11 बजे स्टेन गन वाला संतरी पहरे पे आया और उधम सिंह पेट दर्द का बहाना बना के उससे बातचीत करने लगा और संतरी उसे बोलकर चला जाता है, डांट कर चला जाता है कल सुबह के लिए। तभी वो चिल्लाने लगता है और कैदी मर गया। दूसरा कैदी चिल्लाने लगता है। शंकावश उधम सिंह खोलता है, यही उससे मिस्टेक हो जाती है। वैसे पटक कर गिरा कर उसका स्टेन गन ले लेते हैं और संतरी को मारने के बाद स्टेन गन ले लेते हैं और वहाँ से भागते हुए कॉरिडोर से निकल जाते हैं। जेल की गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होती हैं? बाहर मैदान में। खबरदार, अगर पिस्तौल निकाली तो गोलियों से छलनी कर दूंगा। तुम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते, तो हमें उस मैदान तक लेकर चलो। अगर यह कोई गड़बड़ करे तो तुरंत गोली मार देना। इंस्पेक्टर विवश था, इसलिए उन्हें जेल की पार्किंग तक ले गया गया। एक वैन पर कब्जा कर लो। दिलावर जल्दी करो, हम देख लिए गए हैं। तभी उन लोगों को हड़बड़ाते देख इंस्पेक्टर ने दिलावर को रोकने की कोशिश की। अगले पल, हाँ, दूसरे क्षण वैन तेज़ी से वहाँ से रवाना हो गई। सिक्का गाड़ी तेज़ी से फाटक की ओर दौड़ा। मैं इन सबको संभालता हूँ। रेट 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 धड़ाम। भगाओ सिक्का, गाड़ी फुल स्पीड पर भगाओ। कुछ दूर आने के बाद सिक्का, वैन नदी की ओर चलो। नदी के पुल पर पहुंचकर वैन रुक जाती है। सब नीचे उतरो जल्दी। सिक्का, तुम्हें रेलिंग तोड़कर वैन को नदी में गिराना है। ओके। सिक्का ने इंजन स्टार्ट करके वैन का रुख नदी की ओर किया। वैन जैसे ही रेलिंग के निकट पहुंची, सिक्का बाहर कूद गया। रेलिंग तोड़कर वैन नदी में जा गिरी। धाड़, अब भागो यहाँ से। पुलिस यही समझेगी कि हम लोगों का एक्सीडेंट हो गया और वह लोग हमारी लाशें तलाश करने में लगे रहेंगे और इस बीच हम यहाँ से दूर निकल जाएंगे। कुछ देर बाद वह पांचों घने जंगल के बीच एक पेड़ के नीचे बैठे अपनी सांसें ठीक कर रहे थे। हफ हफ, हम 5 मील तो भागे ही होंगे। कुछ देर सुस्ताने के बाद उधम सिंह खड़ा हुआ। चलो यहाँ से आगे चलना है। रात यहीं रुक कर गुजार लेते हैं, बहुत थकान हो गई है। हाँ, नहीं, यहाँ रुकने में खतरा है। जितना खून खराबा हम करके आए उसकी सज़ा अब केवल मौत है। तो अब क्या करें? हम किसी तरह पहाड़ों को पार करके पड़ोसी देश की सीमा पहुँच जाए तो बच सकते हैं। इस देश में रुकने का मतलब सिर्फ मौत है। लेकिन पहाड़ों पर तो इन दिनों सिर्फ बर्फ़ पड़ रही होगी। बिना कपड़ों और खाने पीने के सामान कि हम पहाड़ कैसे पार करेंगे? हम वहाँ पिकनिक नहीं मनाने जा रहे हैं जागीरा। अगर जान बचानी तो हमें ठंड भी सहन करनी होगी और भूखा भी रहना होगा। लेकिन उन बर्फीले पहाड़ों में बर्फ़ानी रीछ भी पाए जाते हैं, वो हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे पास रिवॉल्वर है, हम उनका मुकाबला कर सकते हैं।
कुछ देर बहस करने के बाद सब पहाड़ों की तरफ चलने के लिए राजी हो गए। 2 दिनों तक वो जंगलों में यात्रा करते रहे। फिर बर्फानी क्षेत्र शुरू हो गया। ठंड के कारण उनके शरीर कांप रहे थे। दिलावर, क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ उधम सिंह, सामने कोई कॉटेज बना हुआ है। कॉटेज के निकट पहुंचकर वो रुक गए। तेजी से वो कॉटेज की ओर बढ़ रहे थे। खट खट खट, दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी बच्चा, मम्मी यह पापा नहीं है, जल्दी यहाँ आओ। बच्चा, तुम यहाँ रहते हो? उसकी माँ भी यहाँ है। उस्ताद, ये क्या चक्कर है? छोड़ दो मुझे। कौन है बॉबी? अरे कौन हो तुम लोग? पहले तुम लोग बताओ यहाँ पे कौन हो और इस बर्फानी क्षेत्र में क्या कर रहे हो? हम यहाँ रहते हैं, कॉटेज हमारा है। तुम लोग तो लिबास से कैदी लगते हो। क्या जेल से भाग के आए हो? यही समझ लो। यहाँ और कौन रहता है? मेरे पति और उनका सहायक, वो दोनों इस वक्त आए हैं। मेरे पति सफ़ेद रीछ पकड़कर देश भर के चिड़ियाघरों को सप्लाई करते हैं। इस वक्त भी वह शिकार पर गए हुए हैं। मैं समझ गया तुम्हारा नाम क्या है। शीला, और वह हमारा बेटा बॉबी है। तो मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो मिसेस शीला। हम 5 आदमी हैं और हमने तुम्हारे कॉटेज में कुछ दिन रुकने का फ़ैसला किया है। तुम शराफत से हमारा कहना मानती रही तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, समझ गई? हाँ, पता नहीं विक्रम कहाँ होगा। उधर विक्रम अपने सहायक टोनी के साथ कॉटेज से बहुत दूर जंगलों में मौजूद था। उन पेड़ों से घिरे जंगली फल खाने रीछ यहाँ आते हैं। हमें यहाँ ट्रैप्स लगा देना चाहिए। और थैले से विक्रम लोहे के ट्रैप्स निकालकर पेड़ों के निकट कई स्थानों पर ट्रैप लगा देता है। उधर कॉटेज में 5 बदमाश खाना वगैरह खाकर आराम से बैठे हुए थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। विक्रम आ गया। होशियार लगता है, इसका पति आ गया। और उसके बच्चे को गन पॉइंट पर रखकर दरवाज़ा खोलने को उसको बोलते हैं। ओ विक्रम, कितनी देर करी तुमने? यहाँ मुसीबत में गिरफ्तार हैं। यह सब क्या है? शीला, कौन है ये लोग? इसका जवाब तुम्हें हम देंगे। चुपचाप अंदर आ जाओ। विक्रम और टोनी भीतर प्रविष्ट हुए। और तुम अपने पति को बता दो हम कौन हैं। यह 5 जेल से भाग कर आए हैं। और पूरी बात सुनको, तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। मेरे बेटों को छोड़ दो, वहीं रुक जाओ वरना बच्चे को गोली मार दूंगा। पापा रुक जाइए, ये लोग खतरनाक हैं, हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। तेरे से तो तेरी पत्नी समझदार लगती है। तभी टोनी जोश में मूर्खता कर बैठा। उसने राइफल छीनने के लिए माधव सिंह पर छलांग लगा दी और अगले ही क्षण हाँ ओह, लेकिन माधव सिंह सतर्क था। यह क्या किया जालमो? टोनी को मार डाला। अपने दोस्त का अंजाम देख लिया ना। अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। और ये एक ज़बरदस्त कॉमिक्स रूबॉन्ड और पेटदादा, ज़बरदस्त स्टोरी। ऐसी स्टोरी मैंने बहुत कम पढ़ी है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हो। नहीं, मेरे पति कोई को कुछ ना करना या कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, मैं वादा करती हूँ। अब इस लाश का क्या करें उस्ताद? करना क्या है? बाहर बर्फ़ में गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। नहीं, टोनी की लाश यहीं रहेगी। लाश का क्या तू अचार डालेगा? चुपचाप उधर जाकर बैठ जा। टोनी भैया, अंकल छोड़ दो मेरे अंकल को। मैं टोनी की मौत का बदला ज़रूर लूँगा। मैं भी बाहर जाऊँगा। टोनी की लाश मैं अपने हाथों से दफन करना चाहता हूँ। अबे चुपचाप यहीं बैठा रह वरना जान से हाथ धो बैठेगा। विवश होकर विक्रम को रुकना पड़ा था। बाबी दौड़कर बाप की गोद में चढ़ाया। पापा, टोनी अंकल को क्या हुआ? उन्हें बाहर क्यों ले गए हैं? टोनी अंकल भगवान के पास चले गए हैं बेटे, कहकर विक्रम खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की से उन्होंने टोनी को बर्फ़ में दफन होते हुए देखा। इन जालिमों को तेरी हत्या की मौत की कीमत चुकानी होगी टोनी, मैं इन्हें क्षमा नहीं करूँगा। कुछ देर बाद सिक्का और जगीरा वापस आ गया। लाश दबा दी है उस्ताद, तो अब सोने की तैयारी करनी चाहिए। 2 आदमी रात में और 2 दिन में पहरा देंगे। रात में इन तीनों का पहरा देंगे और 3 दूसरे कमरे में जाकर आराम करेंगे। सिक्का और माधव सिंह
को पहरे पर छोड़कर शेष तीनों भीतरी कमरे में आ गए। तुम लोग भी सो जाओ। थोड़ी देर बाद शीला और बाबी तो सो गए, लेकिन विक्रम जाग रहा था। अगर एक राइफल मेरे हाथ लग जाए तो इन बदमाशों से निपट सकता हूँ। दोनों ऊँघ रहे हैं, इस वक्त कुछ करना चाहिए। इस तरह ऊँघते रहे तो काम बन जाएगा। बहुत सावधानी से उसने आगे खिसकना शुरू किया। अचानक माधव सिंह जाग उठा। हरामजादे, राइफल उठाना चाहता है? माधव सिंह ने राइफल की नाल विक्रम के चेहरे पर दे मारी। धाड़। ओ, हमें सोया समझकर हमला करना चाहता था, अभी मजा चखा था। और उसने राइफल की बट से विक्रम को मारना शुरू कर दिया। धाड़ धाड़ धाड़। शोर सुनकर शीला और भाभी जाग गए। रुक जाओ, मत मारो उन्हें। मेरे पापा को मत मारो। दूसरे कमरे से उधम सिंह जागीरा और दिलावर भी निकल आया। क्या हुआ? यह साला राइफल उठाने की कोशिश कर रहा था। उधम सिंह आगे बढ़ा। हट जा बीच से, मेरी पत्ती को मत छू कमीने। तुझे तो छू सकता हूँ। धाड़। उफ, जान से मार दूंगा। उफ, कमीनों, 5-5 मिलकर बहादुरी दिखा रहे हो। एक एक करके लड़ो तो देखूं। चुप हो जाइए, भगवान के लिए चुप हो जाइए। हाँ, समझा दी से, अगर इसने दोबारा ऐसी हरकत की तो गर्दन काट दूंगा इसकी। नहीं करेंगे, अभी अब कुछ नहीं करेंगे। उधम सिंह जागीरा और दिलावर वापस दूसरे कमरे में चले गए थे। आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपका कुछ हो जाता तो मेरा और भाभी का क्या होता? बहुत चोट लगी है डैडी। अबे ओए डैडी के पिल्ले, चुप करके सो जा, वरना तेरे भी दांत तोड़ डालूंगा। सो जा बेटा। हे भगवान, मैं क्या करूं? इधर दूसरे कमरे में, वो आदमी खतरनाक है उस्ताद, उसे गोली मार देना ही अच्छा है। नहीं, उसका जिंदा रहना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। क्यों? वह इस बर्फानी क्षेत्र से अच्छी तरह परिचित है। उसकी मदद से सीमा तक पहुंच सकते हैं। कहो तो तुम ठीक रहे हो। हमारा ज़्यादा देर तक यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कल सुबह ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। फैसला करने के बाद वे तीनों सो गए। अगली सुबह। एक बात बताओ शिकारी, पड़ोसी देश की सीमा यहाँ से कितनी दूर है? बहुत दूर है। क्यों? हम लोग सीमा पर जाना चाहते हैं। क्या तुम हमारा रास्ता बता सकते हो? उसके जाने की बात सुनकर विक्रम खुशी हुई थी। बता सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताऊंगा कि तुम जल्दी ही सीमा तक पहुँच जाओगे। गुड। लेकिन रास्ता बताने से काम नहीं चलेगा। तुम तीनों को सीमा तक हमारे साथ चलना होगा। हम सबको? क्यों? ज़्यादा सवाल मत पूछो और चलने की तैयारी करो। नाश्ते के बाद वह सब रवाना हुए। खाने पीने का कुछ सामान उन्होंने शीला से बनवाकर पैक करवा लिया था। हमें किसी गलत रास्ते पर डालने की कोशिश मत करना शिकारी, वरना इसी बर्फ़ में तुम्हारे परिवार की कब्रें बना दी जाएंगी। लेकिन विक्रम उनको गलत रास्ते पर डालने का फैसला कर चुका था। उसके मस्तिष्क में एक योजना तैयार कर ली थी। मैं तुम दोनों को सीमा पार करके नहीं जाने दूंगा हरामजादों। पहले तुम्हें टोनी की मौत की कीमत चुकानी होगी। दोपहर तक यात्रा करने के बाद वह एक बर्फानी नाले के निकट पहुँचे। यहाँ रुककर खाना खा लिया जाए? हाँ, भूख भी लगी है। थैला खोलकर शीला ने सबको खाना निकाल कर दिया। तुम तीनों भी खाना खा सकते हो। विक्रम जानबूझकर उन लोगों से थोड़ी दूरी पर बैठा था। शीला खाना लेकर उसके पास पहुंची। बैठ जाओ शीला। खाना खाते हुए विक्रम ने स्वर दबाकर कहा, मेरे दिमाग में इन लोगों से निपटने की एक योजना है शीला। आप क्यों इन लोगों से उलझ रहे हैं? बेहतर यही है कि इन्हें जल्दी से जल्दी सीमा तक पहुंचा दिया जाए। सीमा पर पहुंचने के बाद भी ये लोग हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मैं इस तरह के अपराधियों की मनोवृत्ति को खूब समझता हूँ। अपनी जान बचाने के लिए हमें कुछ करना ही होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूँ बॉबी, तुम भी मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो। वह शीला और बॉबी को अपनी योजना समझाने लगा। खाना खाने के बाद वह फिर चल पड़े थे। अब सीमा यहाँ से कितनी दूर है? अभी काफ़ी दूर है। रात के पहले हम सीमा के निकट पहुँच जाएंगे या नहीं? पहुँच जाएंगे। कुछ देर बाद वह पार्टी एक जंगल में प्रविष्ट हुए। कहाँ ले आए हो हमें? यह तो जंगल है। सीमा तक पहुँचने के लिए जंगल पार करना पड़ेगा। वास्तव में यह वही जंगल था जिसके भीतर विक्रम ने रीछ पकड़ने के लिए ट्रैप लगा के रखे थे। इस जंगल में जानवर भी होंगे, हाँ, लेकिन तुम दो लोगों के पास राइफलें हैं, इसलिए डर की कोई बात नहीं है। अचानक दिलवारों ने पिस्तौल निकालकर विक्रम की कमर पर लगा दिया। अगर ये शॉर्टकट न हुआ तो मैं तुम्हें शॉर्टकट से ही परलोक भेज दूंगा, समझे? तुम बेकार मुझे धमका रहे हो, जबकि मैं तुम लोगों का पूरा सहयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर उसके बीच बातचीत होती रही, कम्युनिकेशन। और विक्रम उन्हें आश्वस्त करता है कि उसके पास कोई हथियार भी नहीं है, फिर भी वे लोग उससे भयभीत क्यों हो रहे होते हैं।
और विक्रम उन्हें जानबूझ करके उस रास्ते पे ले जाता है जहाँ पर ट्रैप लगे होते हैं। और कुछ देर बाद वो उन पेड़ों के निकट पहुँच गए जहाँ विक्रम उन्हें लाना चाहता था। इन पेड़ों पर लगे फल बड़े स्वादिष्ट होते हैं। विक्रम की कही हुई बात बॉबी और शीला के लिए एक संकेत था। तुरंत ही बॉबी नीचे पड़ा हुआ एक फल उठाकर खाने लगा। डैडी, ये तो मीठा है। यस बेटे। सबसे पहले सिक्का उसकी चाल में फंसा था। मीठा है तो मैं भी खाऊंगा। और अगले ही पल उसका पाँव एक ट्रैप पे पड़ा। आई खटाक। सब उसकी चीख सुनकर सबने चौंक कर उसकी ओर देखा और उसी क्षण तुरंत ही शीला बॉबी का हाथ थामकर एक पेड़ की ओट में खड़ी हो गई। नीचे बैठ जाओ बॉबी। विक्रम ने गोली चलाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई थी। दूसरी गोली उधम सिंह की छाती में उतर गई। तीसरी गोली ने जागीरा को चाट लिया और माधव सिंह राइफल लिए सबसे पीछे था और संभल कर राइफल सीधे कर रहा था। उधर ट्रैप में बैठा सिक्का भी विक्रम का निशाना ले रहा था। तभी हड़बड़ाहट में सिक्का का निशाना चूक गया और विक्रम ने उसे शूट कर दिया। विक्रम ने पांचवी गोली चलाई और सिक्का के माथे में सुराख हो गया। सब मारे गए डैडी। अंकल टोनी की मौत का हिसाब बराबर हो गया। ठीक कहते हो। और इन भगोड़े अपराधियों को समाप्त करने के लिए पुलिस भी हमें इनाम जरूर देगी। तुमने बहुत अच्छी स्कीम बनाई थी विक्रम। अब हम आज़ाद हैं। अगर टोनी और मैंने यहाँ ट्रैप न लगाए होते तो शायद हम इन जालिमों का मुकाबला नहीं कर पाते सकते। अपने हत्यारों की मौत का प्रबंध टोनी मरने से पहले ही कर गया था। आओ अब वापस चलते हैं। अगर टोनी और मैंने यहाँ ट्रैप न लगाए होते तो शायद हम इन जालिमों का मुकाबला अगर टोनी और मैंने यहाँ ट्रैप न लगाए होते तो शायद हम इन जालिमों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अपने हत्यारों की मौत का प्रबंध टोनी मरने से पहले ही कर गया था। आओ अब हम वापस चलते हैं। तो गाइस, ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्दी आपसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो मिलेंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है मित्रों कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को थोड़ी देर तक चलाया कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा CTR इंक्रीज होता है हम लोग का। तो ये स्टोरी यहाँ पे चलती रहती है बैकग्राउंड में। आगे की स्टोरी देखते हैं इसके बाद क्या होता है। और यहाँ पर कई लोगों को वो शूट कर देता है सिक्का। और ये कुछ फ्लैशबैक की स्टोरी मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार से वो बदमाश पहुँच करके उस रूम में किस प्रकार से योजना बनाते रहते हैं। ये फ्लैशबैक की कुछ स्टोरी है। और ये पहले की कुछ स्टोरी है जहाँ पे राइफल से प्रहार होता है उन लोगों पर। मेरे प्लेलिस्ट में एक से कॉमिक्स है दोस्तों, जिसको आप एंजॉय कर सकते हैं। ये भी उनमें से एक स्टोरी है।